Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture offer some more concept of marginal cost as well as the relationship between different type of cost. So in the last lecture we discussed about how we can calculate the marginal cost, और हमने इसमें एक बात प्रूव की थी कि marginal cost is always the variable cost. अब ध्यान से सोचो, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि उसका नाम ही है, उसका नाम है इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. सो जो चेंज आएगा, हमने बात की थी कि जो चेंज आएगा वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में ही आता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में तो कभी चेंज आता ही नहीं है. सो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट को हम हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से ही कैलकुलेट करते हैं. अब इसमें एक पॉइंट जो है वो हमारा पेंडिंग था, हम उस चीज को अभी डिस्कस करने वाले हैं इन द लास्ट लेक्चर. एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दैट लेक्चर हमने एक कर्व बनाई थी विच इज अ मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तो अगर आपको याद हो तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है उसको बनाने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट का लेवल लिया था और वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल कॉस्ट को लिया था, और हमने कहा था कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है दैट इज यू शेप्ड. सो दिस इज योर एमसी. MC means the marginal cost curve. So अब जो marginal cost curve है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इट्स ऑल्सो यू शेप्ड. पहले क्या होगा, पहले ये कर्व जो है वो फॉल करेगी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होगी, उसके बाद अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच के कांस्टेंट हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगी. सो दिस इज योर मार्जिन कॉस्ट कर्व. अब अगर आप क्या करें, आप चाहते हैं कि यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ए, और मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं बी. ओके, सो मैंने ऐसे दो पॉइंट ले लिए, क्योंकि जो मैंने ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाई है वो मैंने कहां से बनाई होगी, मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिए होंगे. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंट्स लिए थे 10, 9, 8, 4, ऐसे कुछ हमने पॉइंट लिए थे ना. 10 लिया था, फिर 8 लिया था, फिर 6, देन 4, 4, 6, 8, 10, 12. तो ये हमने पॉइंट्स लिए थे. पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12. ये हमने पॉइंट लिए. सो ऐसे ही मैंने कुछ दो पॉइंट ले लिए उनमें से, और मैंने यहां पे इसको नीचे ले आया. लेट इट बी इट इज अ फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट. ओके, और ये यहां पे मैं एक पॉइंट और ले आया. लेट इट बी इट इज द 8th यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक, सो ये फर्स्ट है, ये 8 है. इसके बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं. 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया. अब मैं क्या करता हूं, ये जो एक नीचे एक एरिया बन गया, ये जो मैं अभी एरिया शेड कर रहा हूं, अगर आपको ये पूछा जाए कि द एरिया बिलो द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू व्हाट. अब ये जो एरिया हमने शेड किया है, ये सारा एरिया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एरिया जो है वो किसके इक्वल है, ठीक, तो हमने क्या करना है, हम जब भी कोई एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम उसमें, अब ये देखो, ये मान लो फर्स्ट यूनिट था यहां पे, अब यहां पे आप आए सेकेंड यूनिट पे. लेट इट बी, ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूं यहां पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, ये सेकेंड यूनिट पे हम ऑलरेडी हैं, और ये आ गया हमारा थर्ड यूनिट, ये वाला. हम फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये वाला. फिर थर्ड के बाद हम ये फोर्थ पे आ जाएंगे. अब ये क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल्स बन रही हैं. ठीक, तो हम यहाँ पे ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. फिर 4 के बाद 5 पे जाएंगे तो ये एरिया आ जाएगा, तो इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे. फिर 5 के बाद 6 पे जाएंगे तो ये एरिया आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे. फिर ये सारा एरिया, ऐसे ये सारे एरियाज जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, और हम इनको कैलकुलेट जो है वो करेंगे. तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे एरियाज हैं हम इनको डिफरेंटली कैलकुलेट करेंगे. बाद में क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे. ये होगा, मतलब अगर हमें ये मार्जिनल कॉस्ट के जो दो पॉइंट्स हैं इनके नीचे मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये सारे एरियाज जो हैं वो ऐड होंगे. मतलब अब सोचो, एडिशन होगी. मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक पॉइंट के नीचे की मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करें. भी ये जो ए पॉइंट है और सेकंड यूनिट किया तो मान लो ये यहाँ पे सी पॉइंट आ गया, सेकंड से थर्ड पे गए तो ये डी पॉइंट आ गया, थर्ड से फोर्थ पे गए तो ई पॉइंट आ गया, वैसे ही यहाँ पे एफ आ गया, ये जी, ये एच, ये आई,
इस तरह से कुछ पॉइंट्स आ गए। तो हमने ये देखा कि ए पॉइंट के नीचे मार्जिनल कॉस्ट कितनी, फिर बी पॉइंट सी पॉइंट के नीचे कितनी, डी के नीचे कितनी, ई के एफ जी एच आई बी, तो हमने सबकी अलग अलग मार्जिनल कॉस्ट निकाली और इसको ऐड किया। तो जब हम मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट, सो जब हम मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो होती है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने याद करो, हमने लास्ट लेक्चर में यही कहा था जब हमने इसको टेबल से कैलकुलेट किया था, और हमने कहा था कि अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है देन यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट है। इसलिए जो भी आप मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे उसके नीचे जो भी एरिया होगा, अगर आप उस एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो वो जो एरिया के कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, नॉट इक्वल टू द टोटल कॉस्ट कर्व। ये आपने ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अब हमने 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व जो हैं वो कर ली। हमने टोटल कॉस्ट को देख लिया, हमने एवरेज कॉस्ट को देख लिया और हमने मार्जिनल कॉस्ट को देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इन सारी कॉस्ट के बीच में हम रिलेशनशिप निकालेंगे, बट एक टाइम पे हम सिर्फ 2 कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। ईदर वी कैन कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, then we can calculate the relationship between average cost and marginal cost. So कैसे, उसके लिए हम अपना फिर से वही पुराना टेबल यूज करेंगे विदाउट एनी चेंज। सो यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर आ जाएगी टोटल कॉस्ट, देन it is average fixed cost, then it is average variable cost, then it is average cost and then it is marginal cost. तो ये हम सारी कॉस्ट जो है वो एक ही टेबल के अंदर ले आएंगे। तो उसके बाद अब ये ध्यान से इसलिए करना है क्योंकि इसके बाद हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स में ये आपको कैलकुलेशन करने के लिए आ जाएगा। सो आउटपुट हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। दिस इज योर आउटपुट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स व्हिच इज 10, तो हम उसको 10 ही लिख देते हैं विदाउट एनी चेंज, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसने आउटपुट के साथ चेंज नहीं होना। देन इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट 0, सो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0। देन 10 18 24 28 32 38 46 56 and 68। अगर हम इसको ऐड करें देन वी कैन गेट द टोटल कॉस्ट वैल्यू 10 20 28 34 38 42 48 56 66 and 78। so this is the value of total cost। अब हम क्या करते हैं, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट दैट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो 10 डिवाइडेड बाय 0 सो इट इज इनफिनिटी, 10 डिवाइडेड बाय 1 इट इज 10। आप चाहें तो पुराना टेबल यूज कर सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 3.33, 10 divided by 4 it is 2.50, 10 divided by 5 it is 2, 10 divided by 6 1.67, 10 divided by 7 1.43, 10 divided by 8 1.25, 10 divided by 9 it is 1.11। now average variable cost, total variable cost divided by output, 0 divided by 0 indeterminate form, 10 divided by 1 10, 18 divided by 2 9, 24 divided by 3 8, 28 divided by 4 7, 32 divided by 5 6.4, 38 divided by 6 so it is 6.33, 46 divided by 7 so it is 6.57, 56 divided by 8 so it is 7, 68 divided by 9 so it is 7 point this is 56 so it is 7.56। now it comes to average cost, average fixed plus average variable is equal to average cost dash it is 20 14 11.3 9.5 8.4 8
8, 8.25 and 8.67. ओके, नाउ कम्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट आपकी मर्जी है, आप उसको टोटल कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी कैलकुलेट करते हैं, जिससे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो फर्स्ट में तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमने चेंज ढूंढना है। सो पहले 10 अभी 20, चेंजेस ऑफ 10, 20 to 28, changes of 8, 28 to 34, changes of 6, 34 to 38, changes of 4, 38 to 42, changes of 4, 42 to 48, changes of 6, 48 to 56, changes of 8, 56 to 66, changes of 10, 66 to 78, तो changes of 12। सो ये हमने कैलकुलेशन कर ली, ये हमारा टेबल बन गया। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उधर हम डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम में आपने ध्यान क्या रखना है, आपने वहां पे दो डायग्राम बनानी है। एक डायग्राम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट का बनाएंगे, दूसरे डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बना देंगे। अगर हम चाहें तो तीनों ही कर्व एक ही डायग्राम में बना सकते हैं, बट हम अलग अलग डायग्राम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट का मिनिमम वैल्यू है 10 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 78, तो आपको स्केल लेना पड़ेगा फ्रॉम 10 टू 78 का। अगर आप उसी डायग्राम के अंदर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू है 20 और इसकी मिनिमम वैल्यू है 4, यानी ये 4 से लेकर 20 पे खत्म हो जाएंगी। ये जो है वो 78 तक जाएगी। मतलब अगर आप एक ही डायग्राम में तीनों बनाते हैं तो ये जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है, ये सिर्फ आप अगर आप यहाँ पे 10-10 का स्केल भी लें तो सिर्फ नीचे वाले दो ब्लॉक्स में खत्म हो जाएंगी। तो रिलेशनशिप जो है वो इनके अंदर हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो उसके लिए हम डिफरेंट डायग्राम यूज कर लेते हैं। जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, तो इसके लिए हम उनको लिए अलग डायग्राम जो है वो यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे दो डायग्राम बनाएंगे। अब जो दो डायग्राम बनेंगी वो पैरेलल डायग्राम्स होंगी। पैरेलल डायग्राम्स कौन सी होती हैं, हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जिनके अंदर कम से कम एक एक्सिस जो है वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली डायग्राम है, यहाँ पे y एक्सिस पे हम टोटल कॉस्ट लेने वाले हैं और x एक्सिस पे हम यहाँ पे आउटपुट लेने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यही कर्व भी बनाएंगे। यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके, दिस इज योर आउटपुट लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मिनिमम वैल्यू है 10 और मैक्सिमम वैल्यू है 78। तो हमने कितने का स्केल लेंगे, हम 10 का स्केल लेंगे। तो 10 का स्केल लेंगे तो 10 20 30 40 50 60 70 एंड दिस इज 80। तो यहाँ पे हमने 10 का स्केल ले लिया और टोटल कॉस्ट की कर्व बना देते हैं, साथ के साथ ही बना देते हैं। तो जीरो आउटपुट पे अब ध्यान रखना कि जीरो आउटपुट पे आप जो कर्व बना रहे हैं वो टोटल कॉस्ट की बना रहे हैं, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं बना रहे हैं। तो आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉलम मत देख लीजिएगा, आप कॉलम देखना टोटल कॉस्ट वाला। तो जीरो आउटपुट पे आपकी टोटल कॉस्ट है 10, मतलब जो आपकी टोटल कॉस्ट कर्व है दैट शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये नहीं है कि इसको ओरिजिन पॉइंट से शुरू कर देना, ओरिजिन पॉइंट से शुरू करोगे इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी आउटपुट जीरो है तो कॉस्ट भी कितनी है, जीरो। बट हमने कहा था हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन के अंदर जो भी हमारी टोटल कॉस्ट होती है हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल। शॉर्ट रन है उसमें कुछ फैक्टर और प्रोडक्शन फिक्स होंगे और उनके ऊपर आपको कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी। अगर आप वहां पे प्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो टोटल कॉस्ट है शॉर्ट रन की वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू नहीं होती, वो एक मिनिमम पॉइंट से शुरू होती है। तो जीरो आउटपुट पे जो टोटल कॉस्ट है वो है 10। तो मैं यहां से ये 10 पे शुरू करूंगा उस चीज को। क्लियर? अब 1 पे है 20, तो 1 पे है 20, सो दिस इज आवर पॉइंट। 2 पे है 28, सो 2 पे 28, सो दिस इज आवर पॉइंट। देन 3 पे है 34, so 3 पे 34, so this is our point 34। then 4 पे है 38, तो 4 पे है 38, so this is our point
5 पे 42, 6 पे 48, 5 पे 42 and 6 पे 48. So this is our point. Then 7 पे 56, 8 पे 66, 7 पे 56 and 8 पे 66 और 9 पे 78. So this is our point. तो ये हमने पॉइंट जो है वो लगा दिए। सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी टोटल कॉस्ट है ये धीरे धीरे इंक्रीज होगी। देखिए इसकी जो रेट ऑफ इंक्रीज है बहुत स्लो है, बहुत स्लो लेवल पे इंक्रीज हो रही है। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं यहां से यहां पे जाता हूं तो ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हुई, कैसे 4 उसके बाद क्या होगा, अब ये इंक्रीज करने की स्पीड पकड़ लेगी और ये गई आपकी टोटल कॉस्ट कर्व। सो जो टोटल कॉस्ट कर्व है हम उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहले सेगमेंट में क्या होगा, इसकी जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो बहुत कम होगी, हर बार बहुत कम इंक्रीज होगी। जैसे टोटल कॉस्ट देखें, पहले 10 इंक्रीज हो रही है, फिर 8 हो रही है, फिर 6 हो रही है, फिर 4 हो रही है, हर बार पहले से कम इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होगी, अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होना ही होना है, वो डिक्रीज नहीं हो सकती। ये नहीं है कि अब मैं जो बोलता हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुना करो। मैंने ये कहा कि जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज तो होगी, बट जो इंक्रीज होने की रेट है दैट रेट इज डिक्रीजिंग। मतलब इंक्रीज होगी बट हर बार पहले से कम इंक्रीज होगी, जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम होगी। ओके, इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होगा, हर बार इंक्रीज तो होगी बट हर बार डिक्रीजिंग रेट पर, हर बार कम इंक्रीज होगी। तो जैसे पहले 10 इंक्रीज हुई, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, चेक। उसके बाद मैंने कहा अब ये फिर इंक्रीज होगी बट एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब जितनी पिछली बार हुई थी अभी भी उतनी होगी। तो पिछली बार 34 से 38 तो कितनी इंक्रीज हुई 4, देन 38 टू 42 अभी भी कितनी इंक्रीज हुई 4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये फिर इंक्रीज होगी एट अ इंक्रीजिंग रेट। अब इंक्रीज होगी बट अब हर बार पहले से ज्यादा इंक्रीज होगी। तो 42 पे जब आए थे 38 से तो कितनी इंक्रीज हुई थी 4, अभी आए 48 पे कितनी इंक्रीज हुई 6, फिर आए 56 पे कितनी इंक्रीज हुई 10, फिर कितनी इंक्रीज हुई, अब यहाँ पे 8 हुई, उसके बाद 56 से 66 पे आए कितनी इंक्रीज हुई 10, 66 से 78 पे आए कितनी इंक्रीज हुई 12। तो पहले यहाँ पे 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12, हर बार पहले से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मतलब पूरे के पूरे कॉलम के अंदर जो टोटल कॉस्ट है उसने इंक्रीज ही होना है, उसने कभी भी डिक्रीज नहीं होना। ये नहीं है कि आप 5 यूनिट बनाते हैं तो आपको कॉस्ट 50 रुपए की पड़ेगी, आप 6 यूनिट बनाए आपको कॉस्ट 40 रुपीज की पड़ेगी। ये कैसे पॉसिबल है, अगर आप 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो 5 यूनिट्स पे अगर आपको 50 रुपए की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और अगर आप 6 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगाएंगे, नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगाएंगे, तो उसके ऊपर आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। ये नहीं है कि 5th यूनिट पे कॉस्ट कम पड़े और 6th पे जो है वो ज्यादा पड़ जाए, 7th पे फिर कम हो जाए, ऐसे नहीं होगा। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसने इंक्रीज ही होना है। जो डिफरेंस है वो इस बात पे है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कौन सी रेट पर इंक्रीज होती है, इंक्रीज होना ही होना है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो रेट को लेके है कि पहले क्या होगा, वो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी, तो देखिए बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जाएगी। उसके बाद कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगी, मतलब जब 34 टू 38 गए तो 4 इंक्रीज हुई, 38 टू 42 गए फिर भी 4 इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज तो हुई बट हर बार 4 तो कांस्टेंट रेट हुआ, तो ये कांस्टेंट रेट आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी, मतलब 4 के बाद 6 पे हुई है, फिर 8 पे हुई है, फिर 10 पे हुई है, फिर 12 पे हुई है, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी, तो पहले से हर बार ज्यादा इंक्रीज होगी, तो क्या होगा देखो ये स्पीड पकड़ लेगी। तो इस तरह से आप अपनी टोटल कॉस्ट की कर्व जो है वो बना सकते हैं। सो दिस इज अ टोटल कॉस्ट कर्व बना लेते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप ढूंढेंगे भी रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं। अब इसके बिल्कुल नीचे आपने क्या करना है, आपने यहां पर जो है वो 2 कर्व्स बनानी है। एक आपने बनानी है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और एक आपने बनानी है मार्जिनल कॉस्ट। तो जो हमारा y एक्सिस है इसके ऊपर हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों लेने वाले हैं। जो x एक्सिस है उसके ऊपर हम लेंगे आउटपुट। अब मैंने कहा था पैरेलल डायग्राम है, पैरेलल का मतलब क्या है कि जो आउटपुट के पॉइंट्स ऊपर लिए हैं बिल्कुल उनके पैरेलल आउटपुट पॉइंट जो है वो आपने नीचे भी लेने हैं। सो जैसे ये 1 है तो इसके लिए बिल्कुल सामने आ जाइएगा,
ये 1 के नीचे 1 आ जाएगा, ये 2 के नीचे 2 आ जाएगा, ये 3 के नीचे 3 आ जाएगा। ये पॉइंट्स अगर पैरेलल होंगे, ओनली इन दैट केस आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाओगे बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। अगर आप ये पॉइंट्स पैरेलल नहीं लगा पाए तो उससे जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके क्लियर नहीं होंगे। सो इट्स बेटर कि आप जो जो डायग्राम बनाने वाले हैं आप उनको पैरेलल डायग्राम की फॉर्म जो है वो आप दे लीजिए। सो ये हमने ऊपर से पॉइंट जो है वो नीचे ले लिए, मतलब हमने डायग्राम जो है उसको पैरेलल बना दिया। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, नाउ आउटपुट आ गया। आउटपुट के बाद अब हमने लेनी है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मिनिमम वैल्यू 4, दोनों, अब दोनों कॉलम चेक कीजिएगा क्योंकि आपने दोनों डायग्राम जो है, ये जो दोनों कर्व्स हैं वो एक ही डायग्राम में बनानी है। दोनों कर्व एक ही डायग्राम में बनानी है तो मतलब हमें दोनों की वैल्यूज को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दोनों कॉलम के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो है 4 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 20। तो हम क्या करते हैं, हम 5 का स्केल ले लेते हैं। सो 5 का स्केल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये आपके पास आ गया 5, ये आ गया आपके पास 10, ये आ गया 15 और ये आ गया 20। ओके, सो दिस इज योर। अब सबसे पहले बनाते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व जो है हम उसको डिफरेंट कलर में जो है वो थोड़ा बनाएंगे। सो योर एवरेज कॉस्ट कर्व हम जो बनाने वाले हैं वो है फर्स्ट। अब 0 पे तो वो कैलकुलेट नहीं हो पा रही है ना, तो अब फर्स्ट यूनिट पे एवरेज कॉस्ट है 20, तो फर्स्ट पे है 20, सो दिस इज द पॉइंट। सेकंड पे एवरेज कॉस्ट है 14, सो सेकंड पे है 14, सो 15 से थोड़ा सा नीचे 14। देन थर्ड पे 11.3, थर्ड पे 11.3, सो दिस इज द पॉइंट। फोर्थ पे है 9.5, तो फोर्थ पे है 9.5, तो 10 से थोड़ा सा नीचे। फिफ्थ पे है 8.4, तो फिफ्थ पे है 8.4, सो दिस इज द पॉइंट। सिक्स्थ पे है 8, तो सिक्स्थ पे है 8 यहाँ पे। सेवंथ पे भी है 8, ओके। एट्थ पे 8.5, तो 8.5 में बहुत हल्का सा डिफरेंस रहेगा। नाइन्थ पे है 8.67, तो ये भी यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। सो ये बन गया आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व। पहले देखो नीचे की तरफ आ रही है, यहां तक नीचे आई, उसके बाद देखो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी। ठीक है, पहले ये फॉल कर रही है, उसके बाद नीचे आई, उसके ऊपर जाना शुरू। ऊपर कब जाएगी, जब 8 के बाद 8.25 आएगा और 8.67 आएगा। अगला यूनिट लेंगे तो ये और ऊपर चढ़ जाएगी। सो ये बन गई आपकी एवरेज कॉस्ट की कर्व। अब बनाते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट की कर्व। सो फर्स्ट पे है 10, फर्स्ट पे 10, सो दिस इज योर पॉइंट। सेकंड पे है 8, तो सेकंड पे है 8, so this is your point. Then it is 6, so then it is 6, then it is 4, तो 5 से नीचे चले जाइएगा। 4 के बाद फिर 4, तो यहाँ पे फिर आगे 4 पे। 4 के बाद फिर 6, तो फिर 6 आ गए यहाँ पे। देन ये 8, ये सेम पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 7th यूनिट पे आप देखें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है, 8 8। उसके बाद 8 पे आएगी ये 10, तो 8 पे आएगी ये 10, सो ये आ गया। और 9th पे आएगी ये 12, सो 12 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो अगर हम इसको मिलाएं तो ये जो है दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। डन। सो ये बन गई आपकी कॉस्ट कर्व। अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं दो तरह से। फर्स्ट जो रिलेशनशिप कैलकुलेट हो सकता है वो हो सकता है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। नंबर 2 जो रिलेशनशिप कैलकुलेट हो सकता है वो हो सकता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं विद एवरेज कॉस्ट एज वेल एज विद द टोटल कॉस्ट, दोनों। तो जो पहला रिलेशनशिप है हम उसको देखने वाले हैं। पहले में हम बताएंगे यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी।
टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है हम वो देखने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बाकी कॉलम्स नहीं देखने, आपने सिर्फ दो कॉलम देखने हैं। पहला आपने जो कॉलम देखना है वो देखना है टोटल कॉस्ट वाला, और सेकंड जो कॉलम आपने देखना है वो देखना है मार्जिनल कॉस्ट वाला। ओके, सो पहला इनके अंदर रिलेशनशिप जो है वो क्या है, देखो टोटल और मार्जिनल का कैलकुलेट जो रिलेशनशिप है वो क्या है, हम कहेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट इज always calculated from total cost। ये पहला रिलेशन है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको हमेशा हम टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हमें सोचो टोटल कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो मार्जिनल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। तो अगर हम nth यूनिट की टोटल कॉस्ट में से n माइनस 1 यूनिट की टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो उससे हमें nth यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पता लग जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन TC एंड MC कि अगर आपने MC को कैलकुलेट करना है, मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, सो यू कैन कैलकुलेट दैट मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम द total cost of production। If you have the value of total cost of nth unit and total cost of n minus 1 unit, only then you can calculate the marginal cost of nth unit। second है हम कहेंगे the summation। अब ये कोई नए पॉइंट्स नहीं करा रहा हूं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। the summation of MC, अगर हम MC को टोटल करें, अब याद करो ये मैंने पॉइंट कराया था, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करते हैं तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट और इट विल बी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब याद करो ये मैंने ऑलरेडी कराया था, अगर आप मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करते हैं तो जो आंसर आएगा दैट इज नॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, रादर इट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और हमने इसको डायग्रामेटिकली भी प्रूव किया भी जो मार्जिनल कॉस्ट के नीचे जितना भी एरिया होता है दैट एरिया इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप मार्जिनल कॉस्ट के जो यू शेप्ड है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट आपको रेड कलर में नजर आ रही है, इसके नीचे जितना भी एरिया, अगर मैं ये सारा एरिया कैलकुलेट करूंगा the value of this area is equal to total variable cost, not equal to total cost। अब थर्ड रिलेशन देखो, अब रिलेशनशिप ध्यान से देखने हैं, सारी कहानी टेबल खुद बना रहा है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा टेबल अपना सारा कुछ खुद ही बता रहा है। देखो सबसे पहले जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है 10, ठीक, मैं मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा और उसको टोटल कॉस्ट पे लेके आऊंगा। मार्जिनल कॉस्ट है शुरू में 10। ओके, सो अगर आप देखें अगर मार्जिनल कॉस्ट 10 है तो उसके लिए आपके अगर मैं टोटल कॉस्ट पे आऊं तो टोटल कॉस्ट पहले 10 थी, अब 20 है, तो कितने का चेंज आया 10 का, तो यहां पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 10। अगली मार्जिनल कॉस्ट है 8, तो देखो टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया 8 का। अगली मार्जिनल कॉस्ट है 6, तो टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया 6 का। अगली मार्जिनल कॉस्ट है 4, तो टोटल कॉस्ट में कितना का चेंज आया 4 का। क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट है ही चेंज इन टोटल कॉस्ट, भी जितनी मार्जिनल कॉस्ट होगी उतना ही टोटल कॉस्ट चेंज होगी या उतनी ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, सिंपल। अब शुरू में क्या हो रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो फॉल कर रही है, देखो 10 8 6 4 मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रही है। सो हम यही पॉइंट लिख लेते हैं, हाफ हाफ करके पॉइंट्स बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप जो मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम है इसके आप कई पार्ट्स कर सकते हैं। पहले पार्ट में क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रही है 10 8 6 4, बस मैं यही तक आऊंगा, 4 पे नहीं आऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो ये कांस्टेंट हो रही है, हम सिर्फ जब तक फॉल कर रही है तब तक की बात करेंगे 10 8 6 4। तो हम लिखेंगे व्हेन MC इज फॉलिंग, MC फॉल कर रही है, ठीक है, यहां तक देख लिया MC फॉल कर रही है। अब उस पे देखो भाई अगर MC फॉल कर रही है यहां तक, ये वाले पॉइंट तक, तो इसके बिल्कुल सामने आप टोटल कॉस्ट पे आ जाओ 4th यूनिट तक आगे। अब इस यूनिट पे आप देखो टोटल कॉस्ट के साथ क्या हो रहा है, क्या टोटल कॉस्ट फॉल कर रही है, वो है 10 20 28 34 38, वो तो इंक्रीज हो रही है। अब यही कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग टोटल कॉस्ट इज आल्सो फॉलिंग। देखो चेक करो, मार्जिनल कॉस्ट तो फॉल कर रही है पर टोटल कॉस्ट तो फॉल कर ही नहीं रही, वो तो इंक्रीज हो रही है।
क्योंकि देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। अब ये सारी जो है ना 10, 8, 6, 4 ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट में आने वाला चेंज है। अब जो चेंज है क्या इसमें कोई चेंज माइनस में नजर आ रहा है? सारी प्लस है। देखो 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, सारी प्लस की आइटम है। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। और जब किसी भी चीज के अंदर जो चेंज आता है वो प्लस में आता है तो क्या होता है, वो चीज राइज करती है। सो ये मत लिखना व्हेन एमसी इज फॉलिंग टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग, नो, टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। पहले तो इतना ही लिख लो, तो टीसी इज इंक्रीजिंग। तो पहली बात तो ये कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, टीसी इज इंक्रीजिंग, बट अब यहां पे बट लगा देते हैं साथ में। बट क्या हो रहा है, पहले 10 इंक्रीज हुई, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई। अब टोटल कॉस्ट कितना इंक्रीज होगी, सिंपल, जितनी मार्जिनल होगी। अब मार्जिनल पहले 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है। मतलब पहले जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो पहले 10 इंक्रीज होगी, फिर 8 होगी, फिर 6 होगी, फिर 4 होगी। चेक करो, पहले टोटल कॉस्ट 10 इंक्रीज हुई, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई। पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4 इंक्रीज हो रही है, बट क्या हो रहा है, एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसने ध्यान रखना है कि उसने इंक्रीज ही होना है। सिर्फ हम रेट चेक कर सकते हैं कि कौन सी रेट पर इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीजिंग रेट पर हो रही है, वो कांस्टेंट रेट पे हो रही है, कि वो डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है। सो व्हेन एमसी इज फॉलिंग, एमसी फॉल करती है, टीसी इज इंक्रीजिंग, टीसी फिर भी इंक्रीज ही करेगी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। नंबर 4, अब देखो, अब यहां तक हमने 1 2 3 4 ले लिया। आगे देखो, अब यहां तक देख लो। अब टोटल कॉस्ट जो है, अब सॉरी मार्जिनल कॉस्ट वो क्या होगी, पिछली बार 4 थी तो अभी भी 4 है, तो मतलब 4 4 कांस्टेंट। देखो अब यहां पे लिखो व्हेन टी एमसी, व्हेन एमसी इज कांस्टेंट। अब जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। नाउ डोंट से दैट कि टोटल कॉस्ट इज आल्सो कांस्टेंट, नहीं, ये अगर 4 है और ये भी 4 है, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट। वो कहता है टोटल कॉस्ट में 4 का चेंज आया है तभी मार्जिनल कॉस्ट 4 है। तो मार्जिनल कॉस्ट 4 है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट में 4 का चेंज आया है, तो टीसी फिर इंक्रीज हो रही है। सो टीसी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो 38 से कितनी हो गई, 42, तो चेंज हुई ना, इंक्रीज हुई ना। अब कितना इंक्रीज हुई, 34 से 38 हुई थी तो 4 इंक्रीज हुई थी, 38 से 42 हुई है, अभी भी 4 इंक्रीज हुई है। मतलब अब फिर इंक्रीज हो रही है बट एट अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बट एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होगी। नंबर 5, अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये दो सेगमेंट हो गए। तीसरा देखो, अब मार्जिनल कॉस्ट है 6, 8, 10 एंड 12। अब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब अगला पॉइंट बनाओ, व्हेन एमसी इज इंक्रीजिंग। अब एमसी इंक्रीज हो रही है तो पहले देखो टीसी इंक्रीज हो रही है, 48, 56, 66, 78, ये तो इंक्रीज ही होगी। टीसी इज इंक्रीजिंग, टीसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट अब देखो कितना इंक्रीज हुई, 42, पहले 38 से फिर 42 हुई तो कितना इंक्रीज हुई थी, 4 ना। 42 के बाद 48 हुई, कितना इंक्रीज हुई, 6, फिर कितनी हुई 8, फिर कितनी हुई 10, फिर कितनी हुई 12। पहले 6 इंक्रीज हुई, फिर 8 हुई, फिर 10 हुई, फिर 12 हुई, हर बार पहले से ज्यादा, पहले 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ठीक, तो क्या हो रहा है, अब टीसी इंक्रीज हो रही है बट एट अ इंक्रीजिंग रेट। अब जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, वो इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी। ठीक है, सो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। पहले क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट, व्हेन वी माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, उसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट, देन वी कैन गेट द मार्जिनल कॉस्ट, और द समेशन ऑफ mc इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अब जो रिलेशन है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, वो उसको देखना है अपने मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, आपने पहले मार्जिनल देखना है, उसके बेसिस पे आपने टोटल कॉस्ट देखना है। मार्जिनल कॉस्ट में आपको तीन तरह के ट्रेंड्स नजर आएंगे। पहले मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगी, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होगी, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करेगी। तो आपने अब तीन तरह से बना लेना, व्हेन एमसी इज फॉलिंग, व्हेन एमसी इज कांस्टेंट एंड व्हेन एमसी इज इंक्रीजिंग। तो इस तीन बेसिस पे तीन रिलेशनशिप बनेंगे एमसी के और टीसी के। व्हेन एमसी इज फॉलिंग, तो पहले एमसी फॉल करा लो, पहले उसमें लिखो भी टीसी क्या हो रही है, टीसी इंक्रीज हो रही है, तो लिखो टीसी इज इंक्रीजिंग। When MC is constant, TC is also increasing. When MC is increasing, TC is also increasing. अब TC तो increase हो गई, अब साथ में वर्ड लगा देना बट क्या हो रहा है, जब MC फॉल कर रही है, TC is increasing but at a decreasing rate. When MC is constant, TC is increasing but at a constant rate. When MC is increasing, TC is increasing at a increasing rate. बस आपके relationship जो है वो बन जाएंगे. So this is how we can establish the relationship between total cost and the marginal cost. In the next lecture, we discuss about the relationship between average cost and the marginal cost. But that will be our next lecture. So we meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.